आज के वीडियो में हम BPCE 142 के PYQ ट्रेंड्स और यूनिट 1 के PYQs को डिस्कस करेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूँगी। आप में से कुछ लोगों का कहना है कि मैं सिर्फ लिखा हुआ ही पढ़ रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। तो मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगी तो कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये रिवीजन वीडियोज़ हैं, तो रिवीजन के टाइम पर आपको क्लैरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जो मैं पढ़ रही हूँ वो एग्ज़ाम में पूछा गया है और एग्ज़ाम से रेलेवेंट है। तो अगर आप सिर्फ उतना भी समझोगे तो आपको जो टॉपिक है उसका ओवरव्यू मिल जाएगा, राइट? और अगर आपको किसी पॉइंट में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट, मैं टेलीग्राम पे आपको एक दूसरा चैट ग्रुप क्रिएट कर सकती हूँ जहाँ पे आप अपने डाउट्स को डाल सकते हो और मैं वहीं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। Before that, let's discuss what has been asked in the previous year questions, right? So, I have found 4 session question papers online. So, I have focused on that only. तो अब तक आपसे क्या पूछा गया है? नेचर एंड स्कोप पूछा गया है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का। उसके इवैल्यूएशन टाइप्स पूछे गए हैं। क्राइम में क्या-क्या थ्योरीज होती हैं वो पूछा गया है। और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है ये पूछा गया है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हाई वेटेज टॉपिक हैं और ये एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं, राइट? तो जो ये टॉपिक्स हैं, ट्रुथ, सीरियल किलिंग, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये अभी रिसेंट और ओल्डर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, राइट? 2024 में क्या ट्रेंड आया है आपका? 2024 में मोर फोकस किया गया इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी पे, ऑफेंडर टाइपोलॉजीज पे और इंटरवेंशंस पे। किस चीज़ की इंटरवेंशंस पे? चाइल्ड अब्यूज़ की, राइट? और ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं क्योंकि वो सेक्शन बी में अपीयर होते हैं मोस्टली, राइट? तो अगर हम केस बेस्ड या रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को भी पढ़ें हमारी बुक में से, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और कुछ टॉपिक हैं जो कि ऑलमोस्ट गारंटेड हैं क्योंकि वो मोस्टली रिपीट हुए हैं हर साल, जैसे कि इवैल्यूएशन टेक्निक, थ्योरीज ऑफ क्राइम, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल, राइट? और शॉर्ट नोट्स में ये वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये जैसे कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, रेट टेक्निक, पुलिस एंड क्राइम टाइप्स, राइट? तो ये आपसे अब तक पीवाईक्यू में पूछा गया है। मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। किसी ने अगर टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो अब तक यूनिट 1 हमारा है इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो उसमें से फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या होती है, उसका क्या नेचर और स्कोप है, ये पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है आपसे एथिकल इश्यूज़ क्या-क्या आते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। देन आपसे पूछा गया है कि सब स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी की, ठीक है? मेन आपसे ये 3 ही टॉपिक हैं इसमें, यही पूछे गए हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये वाला टॉपिक क्योंकि ये यूनिट 2 में भी आया है आपका, राइट? तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के क्वेश्चंस को। हम देखते हैं कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी होती क्या है और उसका क्या नेचर और क्या स्कोप है, राइट? तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, कहाँ पे? लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, राइट? अगर आप कोई डेफिनेशन याद करना चाहो तो आपकी बुक में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, बट यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन मेंशन की है। द प्रोफेशनल प्रैक्टिस बाय एनी साइकोलॉजिस्ट वर्किंग विद इन एनी सब डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी when applying the scientific, technical or specialized knowledge of psychology to the law to assist in addressing legal, contractual and administrative matters। तो इसमें क्या बोला है इन्होंने? इस डेफिनेशन में उन्होंने बताया है कि जब कोई प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट जो कि प्रैक्टिस कर रहा हो अपनी साइंटिफिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी को लीगल या फिर क्रिमिनल मैटर्स में लगाता है, नॉलेज को असिस्ट करने के लिए, तो वो फील्ड फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंडर आता है, राइट? तो अगर हम इसको सिंपल टर्म्स में बोलें तो साइकोलॉजी के बीच का गैप है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, साइकोलॉजी और लॉ के बीच का गैप है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, राइट? तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी का नेचर क्या होता है? वो इंटरडिसिप्लिनरी होता है। ये मल्टीपल डोमेन्स जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गया,
क्रिमिनल जस्टिस एंड लॉ हो गया, इन सब के डोमेन्स को मिलाकर फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हम यूज़ करते हैं, राइट। ये अप्लाइड और रिसर्च बेस्ड दोनों होती है। इसमें हम साइंटिफिक असेसमेंट्स में भी इंगेज करते हैं, कोर्ट रूम टेस्टिमोनीज में भी इंगेज होते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी इंगेज होते हैं। कौन? प्रैक्टिशनर्स, जो साइकोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट टू बी एग्जैक्ट। इस फील्ड में हमें ऑब्जेक्टिविटी की ज़रूरत होती है और हमें ध्यान रखना होता है कि हम एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और हमें लीगल अंडरस्टैंडिंग भी है। तो ये एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, कौन होता है वो, बट अभी हम बेसिक आइडिया ले रहे हैं कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में होता क्या है। तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो डील करते हैं सेंसिटिव और लीगली बाइंडिंग मैटर्स से। ऑब्वियसली जब फॉरेंसिक साइकोलॉजी नाम ही ऐसा है कि जो लॉ से रिलेटेड है, तो वहाँ पे लीगली बाइंडिंग मैटर्स तो आएंगी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी सिर्फ क्रिमिनल्स के साथ डील नहीं करते, वो विक्टिम्स के साथ भी डील करते हैं और उनका काम होता है कि वो लॉ को इन्फोर्स करें, अटर्नीज के साथ डील करें और जजेस के साथ भी डील करें, राइट। इनका वर्क रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट से लेके काउंसलिंग टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन तक होती है। वो क्रिमिनल्स को इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, लीगल कंसल्ट भी करते हैं, काउंसलिंग भी देते हैं, साइकोलॉजिकली असेसमेंट भी करते हैं कि वो जो क्राइम हुआ है उसका साइकोलॉजिकल बेसिस क्या हो सकता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे अलग होते हैं ये। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को समझ में आना चाहिए कि कोर्ट रूम का क्या प्रोसीजर है, लीगल लैंग्वेज क्या होती है और एडमिसिबल एविडेंस के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। तो अब आगे देखेंगे हम स्कोप क्या होता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है, और इसमें क्राइम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती रहती है। तो इसमें मेजर एरिया क्या क्या हो सकते हैं? क्रिमिनल प्रोफाइलिंग क्या होता है? उसमें हम ऑफेंडर्स की क्रिम साइकोलॉजिकल प्रोफाइल को डेवलप करते हैं बेस्ड ऑन क्राइम सीन एविडेंस। तो जो क्राइम सीन पे एविडेंस मिला है उसके बेसिस पर हम क्रिमिनल्स की साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाते हैं, राइट। अगर हम ऑफेंडर वर्ड यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्रिमिनल मतलब हो गया वो प्रूफ हो चुका है समथिंग, और ऑफेंडर मतलब उनके ऊपर जो वो लगा है, इल्ज़ाम लगा है सिर्फ। तो कॉम्पिटेंसी इवैल्यूएशन में भी इसका स्कोप होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक इंडिविजुअल की फिटनेस को असेस करते हैं कि वो ट्रायल को सहन कर सकता है या ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं, ठीक है। और उसको पता है कि वो क्या लीगल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ हो रही हैं, क्योंकि कोई कोई मेंटली रिटार्डेड पेशेंट भी हो सकता है जिसको पता ही ना हो कि क्या प्रोसीजर है लीगल, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट फील्ड क्या होता है इसमें? एक्सपर्ट विटनेस टेस्टिमोनी। तो साइकोलॉजिकल एक्सपर्टाइज कब काम आती है? कि जब क्रिमिनल या फिर कस्टडी केसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस। तो जब हम यंग ऑफेंडर्स के साथ डील करते हैं, मतलब इंडिया में लीगल एज 18 होती है, तो 18 ईयर से जब कोई कम का बच्चा अगर कोई भी क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल में भेजा जाता है। तो जुवेनाइल जस्टिस में भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी का रोल है, ठीक है। वो उनकी डेवलपमेंटल और बिहेवियरल फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसके बाद करेक्शनल साइकोलॉजी में भी उसका स्कोप होता है, इवैल्यूएटिंग इनमेट्स फॉर पैरोल, रिहैबिलिटेशन नीड्स, ट्रीटमेंट प्लानिंग। मतलब जो जो पैरोल पे इनमेट्स होते हैं उनको इवैल्यूएट करना कि उनकी क्या क्या रिहैबिलिटेशन में हम क्या क्या उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है उनको रिहैबिलिट करने का, उनके क्या क्या हम ट्रीटमेंट को हम कैसे प्लान कर सकते हैं। इस सब में भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी का रोल होता है। वो ऑलरेडी फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो विक्टिम सपोर्ट में भी यूज़फुल होती है। तो जो काउंसलिंग विक्टिम्स होते हैं क्राइम के या ट्रॉमा के, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ हो गया या डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है पुलिस साइकोलॉजी। पुलिस साइकोलॉजी में भी फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट या फिर फॉरेंसिक साइकोलॉजी का रोल होता है। ये क्या करते हैं? ये लॉ इन्फॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं, कैसे? जिससे हम स्ट्रेस मैनेज कर सकें, नेगोशिएशन ट्रेनिंग मिल सके उन्हें, और रिक्रूटमेंट असेसमेंट कर सकें। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम? कि जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं उन वो स्ट्रेस मैनेज कर पाएँ, नेगोशिएशन कैसे करनी है वो सीख पाएँ, और रिक्रूट कैसे करना है
या फिर असेस कैसे करना है वो भी उनको हेल्प मिले, इस सब में भी फॉरेंसिक साइकोलॉजी का काम होता है। तो इस जो पूरा अब तक हमने समझा कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्या है, उसका क्या नेचर है और क्या स्कोप है, उसको अगर हम समराइज करना चाहें तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो एक डायनेमिक और क्रूशियल डिसिप्लिन है जो कि साइकोलॉजिकल नॉलेज को लीगल सिस्टम के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, इसका नेचर अप्लाइड साइंस होता है जिसमें वाइड रेंजिंग स्कोप हो सकता है, राइट। तो ये एसेंशियल है क्यों, मॉडर्न क्रिमिनल सिस्टम फ्रेमवर्क्स के लिए। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन फॉरेंसिक साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप, तो अगर आप जो ये आंसर है इसको फॉर्मेट को या फिर इसके, अगर कोई बच्चा रट्टा मारने वाला भी है तो अगर वो इसको पूरा भी पढ़ता है या पूरा ऐसे भी लिख के आता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो एथिकल इश्यूज तो हमारे सभी फील्ड्स में आते हैं और साइकोलॉजी में एथिकल इश्यूज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो एथिकल इश्यूज फॉरेंसिक साइकोलॉजी में क्या क्या होते हैं, तो आगे आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। अभी पहले हम पढ़ते हैं कि एथिकल इश्यूज क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो क्राइम सीन्स होते हैं वो हाई स्टेक इन्वायरमेंट्स होते हैं, तो जहाँ पे फॉरेंसिक साइकोलॉजी ऑपरेट करते हैं। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑफन सेंसिटिव लीगल मैटर्स से डील करते हैं, जिसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्रिमिनल ट्रायल्स, कस्टडी बैटल्स या फिर मेंटल हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, तो इस सब की वजह से जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको स्ट्रिक्ट एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि वो इंश्योर कर सकें कि जो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन हो रखा है और वो इंटेग्रिटी और फेयरनेस भी मेंटेन हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ स्पेसिफिक एथिकल गाइडलाइंस दी है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए, जिसको अडेप्ट किया गया है किसमें से, एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मेन कंसर्न हो सकते हैं, इसमें मेन कंसर्न हो सकता है कॉन्फिडेंशियलिटी का, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का, डुअल रिलेशनशिप्स का, ऑब्जेक्टिविटी का या और कॉम्पिटेंस का। तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या होते हैं ये सारे इश्यूज और इनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिविलेज कम्युनिकेशन। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि हम जो आइडेंटिटी है उसको सेफ रखें, उसको रिवील ना करें किसी को। फॉरेंसिक सेटिंग्स में क्या होता है कि ये जो थेरेपेटिक कॉन्सेप्ट्स है उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशंस होती हैं कोर्ट की, वो इन्फॉर्म करनी चाहिए क्या, कि जो कॉन्फिडेंशियल नहीं होती है फाइंडिंग्स और वो लीगल अथॉरिटीज के साथ शेयर की जाती हैं। ठीक है, तो जो थेरेप्यूटिक कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें तो जो साइकोलॉजिस्ट है उसी के पास सारा आपका डेटा रहता है जो आपने भी उसके साथ शेयर किया है। ठीक है, बट लेकिन जो ये फॉरेंसिक फील्ड होता है उसमें जो कोर्ट रूम की फाइंडिंग्स होती हैं वो हमें लीगल अथॉरिटीज के साथ शेयर करनी पड़ती हैं, और अगर किसी को ये नहीं पता तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है और जो ट्रस्ट है विक्टिम का या फिर जो क्रिमिनल है उसका, वो ब्रीच हो सकता है। ठीक है, ब्रीच मतलब होता है टूटना। इसके बाद नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब होता है कि जिसका हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं या फिर जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको जो इस प्रोसीजर का पूरा नेचर, पूरा पर्पस और उसको पता है कि इसके क्या रिस्क और क्या लिमिटेशन है इस पूरे प्रोसेस की। ठीक है, फॉरेंसिक सेटिंग्स में क्या होता है कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो चैलेंज हो सकता है एक। क्यों, क्योंकि जब क्लाइंट है वो एक माइनर है या फिर मेंटली इल है या फिर लीगली मैंडेट है पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट देने में कोई रुकावट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट को उनका रोल अच्छे से उन्हें समझाना होता है कि वो कोर्ट को सर्व कर रहे हैं, ठीक है, या फिर डिफेंस को सर्व कर रहे हैं या प्रोसिक्यूशन को सर्व कर रहे हैं, ताकि उनके साथ कोई धोखा ना किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डुअल रिलेशनशिप एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट उनको डुअल रिलेशनशिप्स को अवॉइड करना होता है। तो डुअल रिलेशनशिप्स होते क्या हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इवैल्यूएटर और थेरेपिस्ट दोनों ही का रोल ना प्ले करने लग जाएं
किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में किसी एक इंडिविजुअल के लिए। वो अलग अलग इंडिविजुअल के लिए, किसी के लिए थेरेपिस्ट, किसी के लिए इवेल्युएटर हो सकते हैं, बट सेम पर्सन के लिए नहीं हो सकते। अगर ये होता है तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है, और वो साइकोलॉजिस्ट की क्षमता को भी डाउट में डाल देता है। तो जो साइकोलॉजिस्ट ट्रीट कर रहा है क्लाइंट को, वो उनको इवेल्युएट नहीं करना चाहिए, कब लीगल कॉम्पिटेंसी हो या फिर रिस्क असेसमेंट हो तब। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस। तो ऑब्जेक्टिविटी एंड बायस क्या होता है? मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी इज अनदर सिग्निफिकेंट एथिकल चैलेंज सिंस forensic psychologists are often hired by one side, there is a risk of bias। तो अगर ऐसा हो सकता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो प्रोसिक्यूशन ने हायर किया हो या फिर डिफेंस ने हायर किया हो, तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी एक साइड ने, जिस साइड ने उसे हायर किया है, उस साइकोलॉजिस्ट का उसकी तरफ बायस क्रिएट हो जाए, राइट। तो एथिकल प्रैक्टिस ये डिमांड करती है कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपना ओपिनियन ओपन माइंडेड रखें, ठीक है, और सिर्फ वो अपने एविडेंस के बेस पर ही काम करें, राइट, रिगार्डलेस उन्हें किस साइड ने चूज किया है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस एंड ट्रेनिंग। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनको अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही परफॉर्म करना चाहिए, राइट। उनके पास एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसके अंदर? फॉरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर, लीगल प्रोसीजर्स के अंदर और असेसमेंट टूल्स के अंदर, जो कि किससे रेलिवेंट होते हैं? कोर्ट सिस्टम से। तो एथिकल प्रैक्टिस जो होती है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में, वो एसेंशियल क्यों होती है? ताकि हम जस्टिस को इंश्योर करें, हम लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, या फिर जो क्रेडिबिलिटी होती है साइकोलॉजिकल एविडेंस की, वो मेंटेन करके रख सकें, किसके अंदर? लीगल सेटिंग्स के अंदर। तो अगर कोई बंदा ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर पाता है तो उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ सकते हैं और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के चार्जेस भी उस पर लग सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सब स्पेशलिटीज इन फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है, जो जैसे कि हमने देखा, तो इसकी बहुत सारी सब स्पेशलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जो हर एक सब स्पेशलिटी है वो अलग अलग एस्पेक्ट से डील करती है। तो इस सब फील्ड्स में क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्पेशलाइज करते हैं स्पेसिफिक सेटिंग्स के अंदर, जैसे कि क्रिमिनल कोड्स, लॉ एनफोर्समेंट, सिविल लिटिगेशंस, ठीक है। तो अगर आप स्पेशलाइज कर रहे हैं तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और उसके अंदर की जो डाटा है या उसके अंदर जो एथिकल गाइडलाइंस है या उसके अंदर जो रूल्स हैं वो आप अच्छे से फॉलो भी कर पाएंगे। अगर आप सभी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप सही से उसको ना कर पाएँ। तो क्या-क्या स्पेशलिटीज़ हैं, सब स्पेशलिटीज़ हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी की। पहली स्पेशलिटी है क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो ये जो एरिया है वो फोकस करता है क्रिमिनल बिहेवियर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे। मतलब क्या होता है इसमें, ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पुलिस के साथ काम करते हैं, कोर्ट के साथ काम करते हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशन इन्हें हायर करते हैं उनके साथ काम करते हैं, ताकि वो क्रिमिनल बिहेवियर को इवैल्यूएट कर पाएँ। और इसमें क्या-क्या आ सकता है? इसमें आएगा क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, ऑफेंडर रिस्क असेसमेंट, इंसेनिटी डिफेंस इवैल्यूएशन, या फिर कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल। तो ये सब अलग-अलग वो हो सकते हैं, फोकस हो सकता है क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजी का। जैसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग हमने पढ़ा था कि हम किसी पर्सन की क्रिमिनल साइकोलॉजिकल प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द एविडेंस, ठीक है। और ऑफेंडर रिस्क असेसमेंट क्या होता है कि जो रिस्क होता है ऑफेंडर का वो उसे बताया जाए या असेस किया जाए। नेक्स्ट है इंसेनिटी डिफेंस इवैल्यूएशन। इंसेनिटी मतलब होता है लाइक थोड़ा मेंटली अनस्टेबल। तो वो जो पर्सन होते हैं उनकी डिफेंस जो इवैल्यूएशन होते हैं वो करना, या फिर कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल असेसमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंस है भी या फिर नहीं है किस चीज़ के लिए? ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए या फिर ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिमिनल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पुलिस, कोर्ट और करेक्शनल इंस्टीट्यूशन के साथ क्लोजली वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसमें सब स्पेशलिटी है सिविल फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये डील करता है किसके साथ? इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट्स को डील करता है कौन? सिविल फॉरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं
वो असेस करते हैं साइकोलॉजिकल डैमेज इन पर्सनल इंजरी क्लेम्स या फिर कस्टडी इवैल्यूएशंस, और वो इवैल्यूएट करते हैं कि कौन पर्सन कितना डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है उसमें या नहीं है। तो इसमें जो हमें बताया हुआ है साइकोलॉजिकल डैमेज इन पर्सनल इंजरी क्लेम्स, अब इसमें ये क्या केस हो गया कि कोई पर्सन जो है उस वो चोट का क्लेम कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, हम इन द सेंस साइकोलॉजिस्ट उसे इवैल्यूएट करते हैं कि कितना उसका जो माइंड है वो डैमेज हो चुका है या फिर कितना उसकी थिंकिंग प्रॉपर है या नहीं है। ऐसे ही होता है कस्टडी इवैल्यूएशंस में और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कब होती है? जब जब एल्डर अब्यूज या फिर गार्जियनशिप केसेस होते हैं। एल्डर अब्यूज मतलब जैसे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके साथ कोई अब्यूज कर रहा है, लाइक आजकल बहुत केसेस आते हैं कि बच्चों ने अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया, तो वो एल्डर अब्यूज के केस के अंदर आ सकता है। या फिर गार्जियनशिप केस हो गया, गार्जियनशिप हो गया कि किसी पेरेंट्स के अलावा कोई पर्सन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए केस लड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा इसका सब स्पेशलिटी पुलिस साइकोलॉजी। तो पुलिस साइकोलॉजी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें लॉ इन्फोर्समेंट को पे हम फोकस करते हैं, और इसका दूसरा नाम लॉ इन्फोर्समेंट साइकोलॉजी भी है। तो ये जो सब स्पेशलिटी होती है इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है वो डायरेक्टली काम करता है किसके साथ? पुलिस पर्सनल के साथ। इसमें साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करते हैं रिक्रूटमेंट असेसमेंट में, फिटनेस फॉर ड्यूटी वैल्यूएशन में, ट्रॉमा काउंसलिंग में, स्ट्रेस मैनेजमेंट में, राइट। तो ये सब क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, ये वो चीज़ें हैं जो पुलिस ऑफिसर्स या फिर ऑफिशियल्स फेस कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन केस या फिर आफ्टर समटाइम्स इन वर्किंग द फोर्स, राइट। हो सकता है कि किसी केस में कोई ट्रॉमा मिल गया हो पुलिस ऑफिशियल्स को, तो उसके लिए भी काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हो तो उसमें भी ये दिखाया जाता है, राइट। तो ये जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं इस फील्ड के, वो क्राइसिस नेगोशिएशन में और क्रिटिकल इंसिडेंट डीब्रीफिंग में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज करेक्शनल साइकोलॉजी। तो करेक्शनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहाँ काम करते हैं? प्रिजन्स या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में। तो इनका जो रोल होता है वो क्या होता है कि ऑफेंडर रिहैबिलिटेशन को मैनेज करना, एंगर मैनेजमेंट करना, सब्सटेंस अब्यूज काउंसलिंग। सब्सटेंस अब्यूज मतलब हो गया कि जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनकी काउंसलिंग करना, या फिर री एंट्री प्लानिंग करना। तो ये क्या करते हैं? ये असेस करते हैं कि वो जो पर्सन है वो दोबारा वो क्राइम करने के कैपेबल है या नहीं, या वो दोबारा ये क्राइम कर सकता है या नहीं, ठीक है। और वो ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स को सजेस्ट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसका सब स्पेशलिटी है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी में क्या होता है? इसमें जो लीगल सिस्टम या फिर उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है रैदर देन क्रिमिनल बिहेवियर। इसमें जो लीगल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो रिसर्च करते हैं क्या? जूरी डिसीजन मेकिंग, आई विटनेस टेस्टिमोनी या फिर फॉल्स कन्फेशंस पे। जूरी डिसीजन मेकिंग मतलब जो जूरी होती है जो कि डिसाइड करती है, जैसे अगर आपने रस्टम मूवी देखी हो तो उसमें एक जूरी होती है, आई गेस 12 पीपल होते हैं जूरी में, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो गिल्टी है या नहीं है। ऐसी आई विटनेस टेस्टिमोनी, आई विटनेस वो होते हैं जिन्होंने क्राइम सीन विटनेस किया हो, जिन्होंने अपनी आंखों से उस समय वो प्रेजेंट थे क्राइम होते टाइम। और फॉल्स कन्फेशंस मतलब झूठे कन्फेशंस कोई दे रहा है कि हाँ हमने ये देखा था और वो सच ना हो, ठीक है। तो ये एज एन एक्सपर्ट विटनेस भी काम करते हैं, या फिर असिस्टेड अटर्नीज भी हो सकते हैं ये लोग, डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी। इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अप्लाई करते हैं साइकोलॉजिकल मेथड को किस चीज़ के अंदर? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस को असिस्ट करने में, राइट। इसमें क्या क्या हो सकता है? बिहेवियरल एनालिसिस हो सकता है, ज्योग्राफिक प्रोफाइलिंग हो सकता है, डिटेक्टिंग डिसेप्शन हो सकता है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बिहेवियर एनालाइज करते हैं, जो क्राइम सीन के जो पीपल होते हैं उनके बिहेवियर को, या जो विटनेस होते हैं या फिर जो सस्पेक्ट्स होते हैं उन सब के बिहेवियर्स को एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और जहाँ पे वो क्राइम हुआ होता है उसकी ज्योग्राफिक प्रोफाइलिंग करते हैं। ज्योग्राफिक मतलब जहाँ पे वो प्लेस है, मैं उसका भौगोलिक, राइट। तो डिटेक्टिंग डिसेप्शंस मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि फॉल्स एविडेंस प्लेस किए गए हों या फिर
डिसेप्ट किया हो गया हो, उनको धोखाधड़ी की गई हो, ठीक है। तो ये फील्ड जो है वो ऑफन यूज किया जाता है किसमें, सीरियल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में, प्रिडिक्ट करने के लिए कि जो ऑफेंडर है वो आगे क्या कर सकता है या फिर क्या करने का केपेबल है। नेक्स्ट इसमें है विक्टिमोलॉजी एंड ट्रॉमा साइकोलॉजी। ये लास्ट सब फील्ड है। इसमें क्या है कि वो क्राइम विक्टिम्स को सपोर्ट करता है और उन्हें हेल्प करता है किस चीज़ में, ट्रॉमा को प्रोसेस करने में। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, असेसमेंट करते हैं उनका, और उनको प्रिपेयर करते हैं कि वो कोर्ट में गवाही कैसे दे पाएँ। तो जो हमने पढ़ी अब तक सब स्पेशलिटीज़, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी का फील्ड है उसकी वाइड रेंजिंग एप्लीकेशंस हैं, जिसमें क्या-क्या हो सकता है, क्रिमिनल जस्टिस हो सकता है, सिविल लॉ हो सकता है, मेंटल हेल्थ हो सकती है या फिर पुलिसिंग हो सकती है। जो प्रोफेशनल्स हैं वो फोकस करते हैं एक से ज़्यादा एरिया पे, डिपेंडिंग कि उनकी क्या ट्रेनिंग है या उनका क्या करियर इंटरेस्ट है। तो ये क्या करता है, ये जो सब फील्ड्स हैं वो इस फील्ड को डाइवर्स और इम्पैक्टफुल बनाते हैं, राइट। तो ये था यूनिट 1 के पीवाईक्यूज। ये जो पीवाईक्यूज हैं ये चैप्टर ही कवर कर लेते हैं क्योंकि चैप्टर में यही टॉपिक्स पूछे गए हैं। और इसके अलावा मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर नोट्स भी शेयर किए हैं ब्लॉक 1 के। ऐसे ही मैं ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 के भी नोट्स शेयर करूँगी आपके साथ। आई होप आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और मैं आपको लास्ट में यही बताना चाहूँगी कि मैं सिर्फ लिखा हुआ पढ़ती नहीं हूँ, मैं वही चीज़ पढ़ रही हूँ या वही चीज़ आपको बता रही हूँ जो आपके लिए रिवीजन में इम्पॉर्टेंट है, राइट। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। ये आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, आप लोग जैसा कह रहे हो मैं वैसा कर रही हूँ। आपने बोला यूनिट वाइज बनाना है तो मैं यूनिट वाइज वीडियो बना रही हूँ बीपीसी 142 की। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हेल्प नहीं मिल पाती है उनको हेल्प मिले, राइट। क्योंकि मैंने भी इग्नू से इस कोर्स को किया है, मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये वीडियोस आपको ही ध्यान में रख के बनाई गई हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, या अगर आपको लग सकता है कि मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ या और क्या इंक्लूड कर सकती हूँ इन वीडियोज़ में, तो वो भी आप बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।